अब यहाँ पर फिर देखो तीन अननोन हो गए कि भाई इसका जो x1 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 एग्जाम में अगर आप विजुअलाइज करने बैठोगे तो अच्छा है, विजुअलाइज करो, लेकिन एग्जाम में करने बैठ जाओगे तो पता चला एक ही क्वेश्चन लगा पाओगे, पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक, हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 28। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में, क्या स्टार्ट करा था हम लोगों ने, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट मोशन, पुली सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने मेथड 1 समझ लिया था कि भाई अगर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें निकालना हो, कॉन्फ़िगरेशनल रेस्ट्रिक्शन की वजह से कि भाई क्या रिलेशन होगा मोशन में, तो हम लोगों ने निकाल दिया था। मैं पिछला लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैंने एक आपको होमवर्क दिया था कि इस क्वेश्चन को आपको अपने आप सॉल्व करना है, आपको एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। वो मुझे लगता है बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो मैं पहले उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर हम लोग मेथड 2 समझेंगे। ये मेथड थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, हो सकता है कि सर डेटा मानो, लेंथ मानो, ये सब। दूसरा वाला मेथड बहुत ईजी है, इससे भी ज़्यादा ईजी है, ये तो कुछ नहीं है, अगर समझ जाओ तो इसमें कुछ नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि भैया एक पुली है, वो पॉइंट ए पर इस रोप से कनेक्टेड है, रोप से यानी कि ये कहीं नहीं जा रही, ये यहीं पर है। इसके ऊपर एक रोप गई है, इस एंड पर मास m1 है और दूसरे एंड पर एक पुली और लगी है, पुली 3, जो कि ऊपर नीचे जा सकती है। ठीक है, इस पुली 3 के ऊपर एक रोप है जो कि कनेक्टेड है बेस से, वो फिक्स है, और सेकेंड एंड पर मास m2 लगा हुआ है। अब यहाँ पर फिर देखो तीन अननोन हो गए कि भाई इसका जो x1 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x1, x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 एट एनी पॉइंट टी, कहाँ से, ए वाले डेटम से। ए पर हमने एक रेफरेंस लाइन मान ली है कि जितनी भी हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लेंगे वो इस लाइन से लेंगे, तो टाइम के साथ m1 ऊपर जाएगा तो x1 चेंज होगा। यही इसका जब डबल डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो हमें a1 पता चल जाएगा। सिमिलरली a2 का ये नीचे आएगा, ठीक है, तो a2 का अगर आप डबल डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m2। ठीक, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक काम करते हैं, ये x4 लिखा हुआ है, x4 नहीं है, ठीक है, इसको ये x2 मान लो, x2, ठीक है, x4 तो ये है। अब मैंने बच्चों यहाँ पर क्या करा है, समझाने के लिए a वाला रेफरेंस तो ले ही लिया, ये जो सरफेस है इसको मान लिया 0.4, ठीक है, तो इस सरफेस की जो कि फिक्स है, इस वाले डेटम से वो भी फिक्स है, मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना x4। कह दोगे सर ये तो चेंज होगा नहीं, आपने डिस्टेंस x4 अभी मान लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। m1 का जो किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x1 है। इस पुली 3 का जो सेंटर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जिस पॉइंट पर रोप कनेक्टेड है, वो x3 है, और इस मास का x2 है, ये वाले डेटम से। अब फिर वही बात करेंगे, फॉर पुली ए भाई लेंथ तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा x4, या लेंथ फिक्स है और लेंथ कहाँ से, x4 मत लो, ये देखो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये गई और यहाँ तक आ गई, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पुली ए, आप L1 मान लो। ठीक है, मान लिया भाई। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, 2 बार करना, 2 टाइम्स, ताकि एक्सेलरेशन में आपको पता चल जाए। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। भाई लेंथ तो कांस्टेंट है, जो कि कितनी होगी, ये कांस्टेंट है क्योंकि रोप आपकी इनएक्सटेंसिबल है, ये सब हम लोग मानते हैं यार। तो a3 को a1 के टर्म में निकाल लो, हो जाएगा माइनस का a1, इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, उसी तरह सेम फॉर पुली 3 के लिए यही चीज़ करो। तो पुली 3 के लिए जब करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, भाई पुली 3 पे कौन कौन सी लेंथ है, जो पुली के ऊपर लेंथ है वो नेग्लेक्ट कर देना है, उसको कंसीडर नहीं करना है, वो यहाँ पर भी कर दिया मैंने। पुली 3 के जो लेफ्ट साइड में जो रोप है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, x4 माइनस x3 हो जाएगी कि नहीं। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ x4 माइनस x3 प्लस पुली के जो राइट साइड में लेंथ है वो कितनी है, x2 माइनस x3 है कि नहीं है, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं लेंथ ऑफ पुली 3 L3। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों ध्यान से समझना, मास m2 का जो एक्सेलरेशन होगा, रेफरेंस क्या है, ये है रेफरेंस, उससे हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लिया है x2, तो जब m2 नीचे जाएगा तो x2 ही तो चेंज होगा, x2 चेंज होगा कि नहीं। तो जब x2 चेंज होगा, इसी का डबल डिफरेंशिएशन हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन ऑफ m2 दे देगा कि नहीं। तो मैं अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x4 प्लस x2 माइनस का 2x3 इज इक्वल टू L3। अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, अगर लास्ट टाइम आप लोगों ने इसको देखा था, अगर ये x4 था तो उसको बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये x2 मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है,
बच्चे कंफ्यूज ये होंगे सर इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर भी तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे। बच्चों वही तो नहीं आएंगे, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। देखो x4 जो है, x4 वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। क्या दोगे सर कैसे? अरे भैया ये बताओ, ये वाला जो पुली है इसका सेंटर फिक्स है, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा, और ये तो ग्राउंड है ना, ये भी वहीं का वहीं है। इसके बीच के आपने डिस्टेंस मान लिया है, डिस्प्लेसमेंट मान लिया, x2 x4 है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो इसका अगर मैं 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बार बार मैं नहीं लिखूंगा पूरा, डिफ्रेंशिएटिंग। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x4 d2 x4 अपॉन dt2, ये तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा d2 x2 अपॉन dt, ये सब आप लोग जानते हो। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 0 0 यानी x4 के लिए, प्लस a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। और सिंस a3 इज इक्वल टू a1 है, अभी हमने निकाला माइनस का a1, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस का 2a1 इज इक्वल टू 0। तो a2 आ जाएगा बच्चों माइनस का 2a1। यानी अगर मैं कहूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a1 है। बात समझ गए कि नहीं? ये लिख सकता हूँ कि नहीं? a2 अगर a है, a1 अगर a है, तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2a। बात समझे? तो देखो हमको रिलेशन पता चल गया कि भैया a1 अगर a है, ये अगर a है, तो ये नीचे कैसे जाएगा, 2a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अब आप सिंपल यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ m1 और m2 पर अप्लाई कर देना, आपको टेंशन पता चलेगा। अच्छा टेंशन भी कैसे पता चलेगा? इसको मानोगे आप टेंशन t यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये एक सिंगल रोप है, ये एक सिंगल रोप, और ये 2t कैसे हो गया, t प्लस टी, 2t, ये टी बता रहा हूँ। तो ये सब समझ गया आप, इसके और इसके बीच में एक्सेलरेशन समझ में आएगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जहाँ जगह पर टेंशन t है वहाँ पर एक्सेलरेशन देखो 2a है, जहाँ पर टेंशन 2t है वहाँ पर एक्सेलरेशन a है। यहाँ यानी कहीं ना कहीं क्रॉस रिलेशन मिल रहा है। जब टेंशन 1 है तो यहाँ पर डबल हुआ जा रहा है, ठीक है, जब टेंशन 2 है तो यहाँ पर डबल हुआ जा रहा है। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? देखो 2t है तो एक्सेलरेशन a है, ये t है तो एक्सेलरेशन 2। खैर ये सब छोड़ो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में रखना, जब हम लोग मेथड 3 पढ़ेंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। कह दो सर मेथड 2 तो पढ़ाओ, 3 पे पहुँच गया। ये x2 है बच्चों, x2। अच्छा ये जो लेंथ मैंने डिस्प्लेसमेंट मान रखे हैं, आप बच्चों एक चीज़ बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, वो सोचते हैं कि ये डिस्टेंस, वो लेंथ मैंने ले ली। अरे भाई लेंथ नहीं है, ये किसी इंस्टेंट t पर डिस्प्लेसमेंट है इस रेफरेंस से, कि भैया ये इतना डिस्प्लेस हो चुकी है किसी रेफरेंस। बात समझ गए? कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब जल्दी से आ जाते हैं मेथड 2। ये बच्चों बहुत सिंपल मेथड है, मतलब अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है अगर इस मेथड से करोगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यूजिंग एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज डिस्प्लेसमेंट अब क्या बताना चाह रहा हूँ ये समझो। जो हम लोगों ने अभी करा कि भैया m2 जो है वो नीचे आएगा डबल एक्सेलरेशन से, और m1 जाएगा एक्सेलरेशन ए से ऊपर, तो ये हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो कैसे जाता है। बच्चों देखो ये आपका सिस्टम, ये पुराना वाला ही सिस्टम है जो अभी आपने सॉल्व करा था, वही है ये। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई m1 ऊपर जा रहा है, मैं कहता हूँ कि m1 जो है x डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया है, x डिस्प्लेस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये रोप जो आपकी कांस्टेंट है, भाई एक ही रोप तो है, तो अगर ये x से ऊपर जाएगा तो ये वाली रोप क्या होगी, x से नीचे भी तो आएगी। तो अगर ये x से नीचे आई तो ये जो पुली b है, इस पुली b को मानो, ये जो पुली b है इसका ये जो सेंटर लाइन है ये x दूरी से नीचे खिसक जाएगी कि नहीं खिसक जाएगी? कह दोगे सर बिल्कुल खिसक जाएगी। अब यहीं पर बच्चों एक काम, आपका दिमाग कैसे आपको लगाना है वो समझते हैं। इस पुली को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर था, ठीक है, इसका सेंटर बी का यहाँ पर था। अब मैंने क्या करा, इस पुली को उठा के खिसका दिया, मान लो यहाँ पर x दूरी से इसको नीचे ले आया मैं, ठीक है, x दूरी से नीचे ले आया, इसका सेंटर अब पहले वाले सेंटर से x दूरी नीचे आ गया। अब बच्चों होगा क्या, ये वाली जो रोप है जो इसके ऊपर है, ये तो बच्चों हमेशा इसके कांटेक्ट में रहेगी, तो मान लेते हैं ये उठाकर मैं इसके साथ ही नीचे लेकर चले आया हूँ ऐसे, तो बचेगा क्या,
ये इतनी रोप बच जाएगी ना, इधर वाली और इधर वाली, ये ऐसे बची रहेगी कि नहीं। कह दोगे सर ये आपने काट के थोड़ा उसको नीचे खिसका है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना कि भैया जब ये पुली नीचे जाएगी x दूरी से, इसका सेंटर x दूरी से नीचे जाएगा जब, तो ये जो टच में है रोप वो तो हमेशा टच में ही रहेगी। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि ये वाला एंड तो फिक्स है, ये तो इसमें तो कोई चेंज है नहीं, और इधर मास लटका हुआ है। तो ये मास क्या करेगा, जैसे ही पुली नीचे आएगी ये जितनी भी रोप इसके ऊपर है इसको खिसका देगा नीचे। अब वही हमें पता करना है कि कितना खिसकाएगा। उसको समझने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इस पूरी पुली को नीचे लेके आता है x दूरी से, ठीक है, लेके चले आए। अब बचा क्या कि ये जो मैंने नाम दे दिया है, ये है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है C, ये है D, और इन दोनों के बीच AC और BD के बीच में कितनी डिस्टेंस है x, क्योंकि पूरी पुली नीचे आ गई है x दूरी से। अब ये देखो AB और CD तो वहीं रह जाएंगे कि नहीं। कह दोगे सर ये कहना क्या चाह रहे हो, अभी सब समझ में आ जाएगा बच्चों। मतलब अगर आप फिजिकली समझने की कोशिश करो तो पुली आपको कुछ ऐसे दिखेगी बच्चों। कैसे दिखेगी, ये यहाँ पर पुली है, ठीक। कह दोगे सर ये क्या समझाने की कोशिश करो, ये आपने कनेक्ट करके नीचे, ये डबल नहीं है ये सिंगल है, ठीक है, छोड़ो इसको मत समझो वरना और कंफ्यूज हो जाओ। मैं खुद ही नहीं समझा पाऊंगा, इतना कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए आसान भाषा में समझते हैं कि भैया पुली तो नीचे आ गई लेकिन ये वाली जो रोप ऊपर थी वो उसी के कांटेक्ट में, उससे अभी हमको मतलब नहीं, तो वो तो नीचे चली आई। इस रोप का क्या होगा, ये कोई कट तो हो नहीं गई, कनेक्टेड तो ये मास है, तो ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों मास नीचे खींच के ले आएगा और पुली ऐसे हो जाएगी, x दूरी यहाँ आ जाएगी, x दूरी यहाँ आ जाएगी। तो मास जहाँ पहले था, ये जो एडिशनल AB और CD है इस वाली रोप को खींच के नीचे ले आएगा, क्योंकि यहाँ तो मास लटका हुआ है ना। बात समझे कि नहीं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये पुली x दूरी नीचे आएगी, ये वाला x ऊपर जाएगा तो ये वाली रोप नीचे आएगी x दूरी से, ये पुली भी नीचे जाएगी x से। लेकिन होगा क्या कि जो रोप ऊपर कांटेक्ट में हो तो ऊपर ही रहेगी भाई, कांटेक्ट में जितना है उतना ही रहेगा। ये जो x ये वाला और ये वाला x, इधर साइड वाला x इधर साइड वाला x, ये दोनों जुड़ के मास के साथ नीचे आ जाएंगे। बात समझ गए। ये भाई आपको इस वाले डायग्राम में देखो, ये मास m1 क्या हुआ, x दूरी से ऊपर गया, तो ये पुली का जो सेंटर था b, ये वाली पुली खिसक कर नीचे आ गई x दूरी। तो मैंने इनिशियल सेंटर लाइन AC ये ले ली है और बाद वाली ये क्या है BD, इस वाले सेंटर से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी x। तो जब ये पुली नीचे आई तो जो कांटेक्ट में है वो तो कांस्टेंट है भाई, ये जो रोप A से C है उतनी लेंथ तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगी। एडिशनल लेंथ कितनी है AB और CD, तो ये मास AB प्लस CD को खींच के नीचे ले आएगा। तो ये देखो मास M2 कितना नीचे आ गया है, देखो मास M2 नीचे आ गया है 2x से। तो जब पुली आएगी x दूरी नीचे तो ये मास कितना आ जाएगा 2x नीचे आ गया कि नहीं। तो देखो मास M1 ऊपर गया x1 x से, तो ये मास M2 नीचे किससे है 2x से। तो जब इसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो पता चलेगा ये एक्सेलरेशन a है, और इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो पता चलेगा ये एक्सेलरेशन 2a है। यही आ रहा था बच्चों की नहीं, देखो ये 2a और ये a आ रहा था कि नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है, देखा, मजा आया कि नहीं। कह दोगे सर ये तो दिख गया हमको, ये तो मजा आ गया, दिख गया हमको कि कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर पता क्या चला, यहाँ पर हमें हमारे दिमाग में क्या आया, ऐसा कौन सा मेथड हमारे दिमाग में ये आया भैया कि अगर पुली आपकी ये जो रोप है इनएक्सटेंसिबल है, तो पुली अगर x दूरी से नीचे जाएगी तो जो मास होगा, जो इधर उधर मासेस होंगे वो डबल दूरी से नीचे आएंगे। बात समझे कि नहीं। देखो पुली x से नीचे आई तो ये मास M2 क्या है 2x से नीचे आया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एवरेज की बात चल रही है यहाँ पर। कहोगे सर कैसे, वो अभी हम समझते हैं, पहले उसको देख लो एक बार। देखा कितना इंटरेस्टिंग था ये। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि भैया ये बताओ, अगर मैं इसको x ऊपर लेके जाऊं तो ये पुली x नीचे आएगी लेकिन ये मास 2x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है पुली के मोशन में और इस मास में, वो हम अभी समझते हैं। वही है हमारा एवरेज डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं किस पर, कुछ पॉइंट आपको बताने हैं। क्या पॉइंट बताने हैं, मान लेते हैं कि पुली है और ये ऊपर या नीचे जा सकती है। मान लेते हैं अभी नीचे जा रही XP,
ठीक है, एक्स पी इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की डायरेक्शन। इस पुली के लेफ्ट में जो रोप है उसका किसी एक पॉइंट को आप ले लो, उसका डिस्प्लेसमेंट है भाई, हो सकता है कोई मास यहाँ कनेक्टेड हो, कोई मास यहाँ, या कोई दूसरी पुली कनेक्टेड हो, जो दोनों ही इसको खींच रहे हो, एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, किसी तरीके से इसको नीचे खींच रहे हैं। तो इस एंड का मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स ए है और एस एंड का डिस्प्लेसमेंट एक्स बी है, यानी चेंज इन डिस्टेंस, जो कि ये लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, एक बढ़ रही है, घट रही है, ये सब होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा पुली का, वो होगा इन दोनों के एवरेज के बराबर, एक्स ए प्लस एक्स बी बाई 2। बच्चों यही मेथड आपको डायरेक्टली लगा देना है, सारे आंसर आ जाएंगे, इतना आसान मेथड है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पुली का मोशन होगा, पुली का डिस्प्लेसमेंट, वो पुली के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रोप का मोशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उनके एवरेज के बराबर होगा। इसी का दूसरा केस क्या है कि भैया हमने ये वाला एक्स ए जो पॉइंट है, मान लो एक्स ए एक पॉइंट होता, एक्स ए मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कह दो कि सर कहना क्या चाह रहे हो, कहना ये चाह रहे हैं कि इस एंड को हमने फिक्स कर दिया, अब दूसरा वाला एंड ही मूव कर सकता है, एक्स बी ही मूव कर सकता है। तो यहाँ पर एक्स पी कितना हो जाएगा, एक्स ए जीरो हो जाएगा प्लस एक्स बी अपॉन 2। तो पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स बी अपॉन 2, या कह सकते हैं कि एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स पी। यानी पुली का डिस्प्लेसमेंट अगर मान लेते हैं बच्चा कितना होगा, x होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये कितना नीचे आ जाएगा, ये 2x नीचे आ जाएगा। बात समझे? तो पुली का डिस्प्लेसमेंट x और इस पॉइंट का कितना हो गया, 2x। यही बच्चों कॉन्सेप्ट हम लोगों को हर जगह यूज कर देना है। अभी देखो यहाँ वाले पे क्या हुआ, पुली x नीचे आई, ये वाला एंड फिक्स है, तो ये वाला कितना नीचे आ जाएगा, 2x है। ये बच्चों बेसिक ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री है, इसी को बच्चों ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और आपको बस वही यहाँ पर अप्लाई करना। अब होगा क्या, एग्जाम में अगर आप विजुअलाइज करने बैठोगे तो अच्छा है, विजुअलाइज करो, लेकिन एग्जाम में करने बैठे जाओगे तो पता चला एक ही क्वेश्चन लगा पाओगे, पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो विजुअलाइज करने से अच्छा है हमने उसको जनरलाइज कर दिया कि भैया ऐसे कोई केसेस होंगे, पुली अगर नीचे आ रही होगी तो उसके लेफ्ट और राइट में जो डिस्प्लेसमेंट है उनके एवरेज के बराबर ही पुली नीचे आएगी। अगर एक एंड फिक्स कर दोगे तो एक साइड का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, राइट वाला ही मूव करेगा। तो हमने एक्स भी ले लिया, या कह सकते हैं इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, यही मेथड था बच्चों, और कुछ नहीं है। आप कह दोगे सर ये तो समझ में आ गया, इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, अभी समझा देता है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। बिल्कुल बच्चों सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बस थोड़ा बहुत चेंज है कि एक पुली ए है, एक पुली बी है, पुली ए के ऊपर एक रोप गई है, मास M1 लटका हुआ है, और ये पुली के जो बी वाली पुली है, ए वाली पुली की रोप इसके ऊपर से जाकर यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक, तो इसको आप वो वाले मेथड से भी कर सकते हो जिसमें हम लेंथ सारी कंसीडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें हो जाओगे कंफ्यूज। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका, पहले तो बच्चों टेंशन पता कर लो। मान लो इसमें टेंशन टी है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं, यहाँ पर टेंशन मत मानना, देखो यहीं पे गलती हो जाएगी। आप कहोगे सर क्यों, अगर यहाँ टेंशन टी मान लोगे तो यहाँ पर t/2 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इन दोनों का सम ही इसमें टेंशन टी होगा। इस एंड से चालू करो, अगर ये टेंशन है बच्चों टी, तो ये सिंगल रोप यहाँ पर जा रही है, टेंशन भी हो जाएगा टी, और ये सेम रोप है तो पूरी रोप में टेंशन टी हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। अब ये टी, तो ये वाली रोप में टेंशन कितना हो जाएगा, 2t नीचे की तरफ। भाई देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तुम ये सब बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये हो जाएगा टेंशन टी, ये हो जाएगा टेंशन टी, पुली का मास जीरो है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये हो जाएगा 2t। हो जाएगा कि नहीं? ये समझ गया। अब M2 और M1 के बीच में रिलेशन निकालना है। अब एक बात ध्यान से समझते हैं, क्या समझते हैं कि मान लो M1 नीचे जा रहा है और M2 ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट B का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ M2 या A2 कह सकते हैं। कह दोगे सर बिल्कुल होगा भाई, पॉइंट B से ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितने रेट से B ऊपर एक्सेलरेट होगा उतने से M2 होगा। ये बात समझ में आ गई? कह दोगे सर बिल्कुल। अब यहीं पर बच्चों एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट B का जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x मान लेते हैं ऊपर की तरफ, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इज x। भैया x ये जो डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक, ये x है, ये x, यानी कि ये पुली ऊपर की तरफ x से जाएगी। अब बात आती है कि जब ये पुली x से जाएगी तो मास भी x से जाएगा, वही हमने लिख भी दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ
मास 2, ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि जब ये B से ऊपर जाएगी तो इसके ऊपर रोप कौन सी कनेक्टेड है, ये वाली कनेक्टेड है, और ये हमें कौन सा केस मिल रहा है, ये वाला केस मिल रहा है कि एक एंड फिक्स है, दूसरा मूव कर सकता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाला एंड तो फिक्स है, अगर मैं इसको मान लूँ XA और इसको मान लूँ XB, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि मोशन ऑफ पुली या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज इक्वल टू XA प्लस XB डिवाइडेड बाई 2 एवरेज होगा। XB ये वाला पॉइंट फिक्स है, यानी XB अगर मैं मान लूँ कि इस पॉइंट को XB नाम दे देता हूँ तो ये अपनी पोजीशन तो चेंज कर नहीं रहा, तो ये 0 हो जाएगा। XB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। XA पता करना है और हमने मान लिया है कि XP कितना है, X, तो XA कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी भैया जब पुली x दूरी से ऊपर जाएगी तो ये जो रोप है, रोप ये XA ये 2x से इधर जाएगी, तो ये वाला मास, क्योंकि ये रोप तो टाइट रहेगी ना, तो ये जो एडिशनल 2x आया है इसको मास नीचे खींच देगा 2x। बात समझ गया कि नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बात समझे। तो यहाँ से क्या पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू a, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2a। ये देखो आंसर आ गया। कहोगे सर ये तो बहुत आसान था। बस बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो। आपने क्या करा, आपने पुली को मान लिया कि x दूरी से ऊपर जाएगी, मास m1 नीचे आएगा, तो ये x, अगर आप ये कंसीडर कर लो कि मास x से नीचे आ रहा है, ये भी कर सकते हो आप, इस एंड से चालू करो, तो ये मास x से नीचे आ रहा है, तो ये वाली रोप जो है ये भी x से ऊपर जाएगी, ये एंड फिक्स है, ये x से ऊपर जा रही है, तो पुली कितना ऊपर जाएगी, x/2, तो ये जब x/2 से जाएगी ऊपर तो ये भी x/2 से ऊपर जाएगा। तो देखो इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका आधा डिस्प्लेसमेंट ये है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका a/2 हो जाएगा, इसका 2a है तो ये a हो जाएगा। बस इतना ही बच्चों जानना है, इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ें हमने सॉल्व नहीं करी हैं। हाँ समझ रहे हो, बहुत कुछ यहाँ पर एडिशनल रॉकेट साइंस नहीं लगा दी है। ठीक है, देखो कितना आसान है। अब कहोगे सर ये मेथड भी हमको थोड़ा कठिन लग रहा है, आप कहते अब बच्चों इससे आसान क्या हो सकता है। आपको मैंने कह दिया इस पर कोई पॉइंट मान लेना, उसकी दूरी XA है, या डिस्प्लेसमेंट अपने मन में ही मान के चलो कि A का ये जो ये वाली रोप है A के राइट साइड में, इसका जो भी चेंज इन लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट वो x है, और B जो है वो ये पॉइंट है, ये फिक्स है तो इसको 0 ले लेना है। अब चेंज खाली ये वाली हो सकती है, ये तो हमारी वैसे। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे सर जब पुली ऊपर जा रही है तो चेंज तो ये भी लेंथ हो रही है। अरे भैया चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि ये मास है तो वो क्या कर रहा है, इसको खींच के ले जाकर फिर पूरा इफेक्ट इस मास पे दिखा जा रहा है। देखो इमेजिन करने की कोशिश करिए, ऊपर गया और ये मास इसको खींच के जो एडिशनल लेंथ बची खींच के नीचे ले, है कि नहीं। क्या दोगे सर, बिल्कुल। आप लोग बच्चों एक इसका मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग जो है बैकपैक तो यूज़ करते ही होगे, जो बैग टांगते हो कि नहीं, उसमें देखा होगा आपने कि ये जो स्ट्रैप्स होती है उनको टाइट करने के लिए रोप होती है कि नहीं। जब आप उसको खींचते हो डबल x दूरी से, मतलब कि आपने 2 बार मतलब डबल खींचोगे, तब आपका पीछे बैग जो है सिंगल टाइम ऊपर होता है कि नहीं। ऐसा देखो ये सेम ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि यहाँ पर x ऊपर करोगे तो 2x नीचे आ जाएगा, एक ये वाला x एक ये वाला x, दोनों मिलके 2x। चलो बच्चों जितना मुझसे हो सकता था आपको इमेजिन करवा पाना मैंने करवा दिया है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट मेथड बस यही है कि पुली का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसके लेफ्ट और राइट में जो रोप है उनके ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के एवरेज के बराबर हो। ठीक है, तो ये पुराने वाले मेथड से भी हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें हम लोग लेंथ यूज़ करते थे, और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हमने देख लिया, एनालाइज करके भी देख लिया कैसे होता है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया कि भैया पुली x से ऊपर जा रही है तो ये 2x से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर क्वेश्चन तो आपने पूरा सॉल्व कराए, अरे भैया m1 और m2 पर फिर से आप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर देना। इतना तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, वो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। तो ये बच्चों बस दिमाग में रखने हैं दोनों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोगों ने कांस्टेंट इक्वेशन के 2 मेथड समझ लिए, बहुत अच्छा लगा। तीसरा मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, और वो ईजीएस्ट मेथड है, मतलब उससे सरल कोई मेथड नहीं। ये जो अभी समझाया है आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।